यस, फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड ब्रांच का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हमें 2 चीज पढ़नी है बस, लेक्चर खत्म। उसके बाद नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करना हो तो कैसे करेंगे, इसका हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। ये पढ़ने के बाद फॉरेन ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। अब जहां भी फॉरेन ब्रांच है, करेक्ट, वहां पे लागू हो जाता है, क्योंकि फॉरेन में अगर है तो एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट आएगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आएगा, तो इस वजह से ये लागू हो जाता है AS11। और AS11 में हमने ये चीज पढ़ी है, कन्वर्जन रूल, कि इंडियन करेंसी में जब बनाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर यहीं पे एंड किया था ये टॉपिक लिख के, अगर आपको याद हो। चलो अपना नोट्स खोल लेते हैं। कोशिश करूंगा मैं आगे जो AS कराऊं तो एक लेक्चर में एक AS को एंड करूं। बहुत बच्चों ने ये बात की, कमेंट करी थी। उसके लिए ये हो सकता है कि कुछ चीजें मैं जहाँ पे टाइम लगने वाला हो लिखने में, तो लिखने का टाइम बचाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन तो मुझे उतना ही करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ठीक, तो जो कंटेंट है उसमें कम नहीं कर सकते, लेकिन लिखने में कम कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। एंड 1 AS पर लेक्चर कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको करने का 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड है कंसोलिडेशन मेथड, और दूसरा मेथड है प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। कंसोलिडेशन मेथड कब बनाते लगाते हैं, दोनों अपना अपना बुक्स तो बना रहे, लेकिन अगर ब्रांच अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता, यानी कि अपनी ट्रेडिंग PL नहीं बनाता, बुक्स बनाना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये तो ठीक है। ब्रांच अपना क्या नहीं बनाता, ट्रेडिंग PL नहीं बनाता। नो सेपरेट ट्रेडिंग PL इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच। ब्रांच नहीं बनाता अपना ट्रेडिंग PL। ठीक, ब्रांच। और ये कब लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, जब ब्रांच अपना ट्रेडिंग PL भी बनाता हो। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अलग चीज है। बनता ही है उसी बुक्स ऑफ अकाउंट के डेटा को यूज करके, ट्रायल बैलेंस को यूज करके। ठीक, सेपरेट ट्रेडिंग PL इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच। ब्रांच अपना सेपरेट ट्रेडिंग PL प्रिपेयर करता है। चलो, तो पहला हम उठाते हैं कंसोलिडेशन मेथड। ये रहा हमारा ब्रांच, पता है आपको, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम है वो आप किस में कैटेगराइज कर सकते हैं सर, ताकि वो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा या फिर सर एक्सपेंस होगा, डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंस का, या इनकम होगा।
यही तो हमें लेके आना है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब उसकी जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है वो उठा के अपने बुक्स में दिखा रहे हैं। ठीक, उसके ट्रायल बैलेंस में उसके एसेट होंगे, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा। कोई डाउट? अब यहाँ पे तो ऐसे भी स्पेस नहीं बनेगा, एक काम करता हूँ इसको बीच में ही लेके आता हूँ। तो जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे? ये हेड ऑफिस का बुक है। इन द बुक ऑफ एचओ लिख दो क्या? इन द बुक ऑफ एचओ। ध्यान से देखना, अगर एसेट लेके आते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे? ब्रांच एसेट। एसेट लाना है तो एसेट तो डेबिट करनी पड़ेगी, या ब्रांच एसेट वर्ड यूज नहीं भी करोगे, सिर्फ एसेट लिखोगे तो चलता है। टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बैंक हो गया क्या? ब्रांच अकाउंट। दूसरा लायबिलिटी लेके आएंगे तो ब्रांच अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी को बुक में दिखाएंगे। अब इंस्टीट्यूट ने वर्ड ब्रांच यूज किया है कि नहीं देख लेते हैं। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं। सीधा एसेट लायबिलिटी वर्ड यूज किया है तो सीधा एसेट भी लिखोगे तो चलेगा। और सारे एसेट, ठीक है, ऑल एसेट, जैसे कि फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, है ना, और जितने भी एसेट हो सकते हैं सारे एसेट को डेबिट करोगे। कैश एंड बैंक हो, डेटर हो, जितने भी एसेट है सबको डेबिट करोगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, डेटर डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट। टू ब्रांच जितने भी लायबिलिटी है तो सारे लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे। थर्ड, उसका इनकम लेके आना है। ठीक, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। टू ऑल इनकम, सारे इनकम को दिखा दोगे जैसे कि सेल्स हो गया और भी कोई अदर इनकम कमा रहा है। एक्सपेंस लेके आना है। एक्सपेंस ट्रेडिंग के भी होते हैं, पीएल के भी होते हैं। सारे एक्सपेंस डेबिट करोगे, ऑल एक्सपेंस डेबिट। टू ब्रांच अकाउंट। समझ में आया क्या? सारे इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट अपने बुक में लेके आगे हेड ऑफिस। यही अगर ब्रांच एंट्री करता तो ब्रांच को जरूरत नहीं है क्यों? ये काम कर कौन रहा है? हेड ऑफिस। पर अगर ब्रांच भी इस रिकॉर्ड को मेंटेन करे, इसकी एंट्री पास करे, जस्ट उल्टा करेगा। ठीक है, इसके बुक से एसेट जा रहे हैं, क्या एंट्री पास करेगा? एचओ अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। आप बोलोगे सर इसने तो अपने बुक से एसेट ही हटा दिया, ये तो बस कंसोलिडेटेड बनाना था तो इनकॉर्पोरेट कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? इसने अगर अपने बुक से एसेट को हटा दिया, जरा बताना, तो नेक्स्ट ईयर का ये अपना ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, ये सब अकाउंट कैसे बनाएगा? फिर से रिवर्स एंट्री पास करता है। ठीक, तो मैं ज्यादातर केस में ये नहीं लिखवाता, ब्रांच की बुक में जरूरत नहीं है। उसका इनकॉर्पोरेशन कौन कर रहा है? एचओ कर रहा है, तो ये जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रांच अभी ऐसा कर रहा है, स्टार्टिंग में जब 20 साल खत्म हो गया तो बुक क्लोज हो गई नेक्स्ट ईयर तो बुक फिर रीओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एसेट लायबिलिटी ये सारी चीज तो रहेंगी। रिवर्स एंट्री पास करता है, एसेट डेबिट करता है टू लायबिलिटी टू एचओ, और फिर से शुरू हो गई। ठीक है, तो करवा दे रहा हूं, ये एंट्री जरूरी नहीं है, कई केसेस में ब्रांच से करते ही नहीं है। ठीक,
लायबिलिटी बुक से हटाना हो तो ऑल लायबिलिटी डेबिट टू एचओ। बताओ, इनकम, ऑल इनकम डेबिट टू एचओ अकाउंट एंड। देखना, ये बोलो फटाफट से क्या आएगा। जस्ट एचओ अकाउंट से डेबिट टू ऑल एक्सपेंस। आपके बुक में ये वाला पोर्शन नहीं दिया है ब्रांच का, ठीक। होता क्या है, ब्रांच अगर ये एंट्री करके अपना हटा रहा है तो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, एसेट लायबिलिटी तो वापस से बुक में दिखानी है, फिर से एंट्री करके रिकॉग्नाइज करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना, सर इन द बुक ऑफ एचओ, ठीक। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना, इन द बुक ऑफ एचओ। अच्छा, एचओ के बुक में अब देखना जरा ब्रांच अकाउंट कैसा दिखेगा। ब्रांच के डेबिट बैलेंस कुछ होंगे, सारा एसेट जब लेके आया तो क्या एंट्री पास किया था, ऑल एसेट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ऑल एसेट का मतलब इंडिविजुअली सब एसेट लिखना है, मैं तो अब नाम से नहीं लिख रहा हूं तो ऑल एसेट वर्ड डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली देखना, लायबिलिटी जब ले आया था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी, यानी कि ब्रांच के डेबिट में डालना है लायबिलिटीज। ये लेजर बनवाऊंगा अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन में है तो समझ में आ जाएगा। जब इनकम बुक किया, ये देखना इनकम लेके आए तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इनकम, बोलो फटाफट से। इधर बाय ऑल एक्सपेंस, और ये हो जाएगा टैली। इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी दिखा दिया। अब ब्रांच की बुक में बच गया था बस क्या, लेके आना हेड ऑफिस का अकाउंट। हेड ऑफिस का जितना बैलेंस होता है उतना ही हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का बैलेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली ये टैली हो जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा पोर्शन, राइट वाला पोर्शन, ये समझने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये जर्नल भी और ये लेजर भी। चलो अगला, सेकेंड केस, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। सेकेंड केस में हमने क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। इसमें क्या है सर, इसमें ट्रेडिंग पीएल ब्रांच ने अपना बना रखा है, तो ठीक है, एसेट तो लेके आएंगे, लायबिलिटी लेके आएंगे, इनकम और एक्सपेंस को हमें लेके आने की जरूरत नहीं, क्यों, ट्रेडिंग पीएल बनाया है, सीधा नेट प्रॉफिट उठा के ले लो, बात खत्म। यानी कि एसेट लाएंगे, लायबिलिटी लाएंगे, इनकम और एक्सपेंस को अलग से लाने की जरूरत नहीं कि सारे इनकम को दिखा रहे हैं सारे एक्सपेंस को दिखा रहे हैं, सीधा नेट प्रॉफिट उठाओ लेके आ जाओ, बात खत्म। चलो फिर क्या एंट्री पास करेंगे, इन द बुक ऑफ एचओ। देखना, और ये इन द बुक ऑफ ब्रांच। देखो ब्रांच वाला मैं बार बार बता रहा हूं, आपके बुक में दिया नहीं है, और आपको ध्यान भी देना है ये एचओ की बुक में, ठीक। सबसे पहला जब सारे एसेट लेके आएंगे, ऑल एसेट डेबिट, सेम एंट्री टू ब्रांच। जब लायबिलिटी लेके आएंगे
ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी। एक ही बार सारे लायबिलिटी जोड़ेंगे क्या? नहीं, बारी बारी लायबिलिटी का नाम लिखेंगे। जैसे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू आउटस्टैंडिंग लोन, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू लोन, जितने भी लायबिलिटी होगा बारी बारी लिखेंगे। मैंने ऑल वर्ड क्यों रखा? कि सारे लायबिलिटी को लेके आना है। ठीक, थर्ड, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेके आएंगे। अब सर प्रॉब्लम ये है, नेट प्रॉफिट में कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस। नेट प्रॉफिट में दो केस हो सकता है, कभी हो सकता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस हुआ सर तो लॉस का तो डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कोई बताएगा मुझे इधर क्या एंट्री होगा? जस्ट इसका रिवर्स, जहां ब्रांच, जैसे कि अब करवा ही देता हूं, इतना करवा रहा हूं तो हाँ जी, क्या एंट्री होगा बताओ? पहला एंट्री एचओ अकाउंट डेबिट, ऊपर तो लिखाया ही था एसेट लायबिलिटी का, ऑल एसेट्स, बुक से गई सारी एसेट। दूसरा ऑल लायबिलिटी डेबिट टू एचओ हेड ऑफिस अकाउंट। थर्ड, जब प्रॉफिट लॉस जा रहा है क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। उसमें दो केस हो सकता है। पहला केस प्रॉफिट है कंपनी के पास, ब्रांच के पास, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू एचओ अकाउंट। दूसरा केस सर लॉस भी तो हो सकता है, लॉस का केस है एचओ अकाउंट डेबिट टू बोलो फटाफट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस के लिए। इस केस में अगर एचओ ब्रांच का अकाउंट बनाता है तो कैसा बनेगा? सिंपल सर, इतना तो हमने, अरे ये देखना, इधर ब्रांच का कुछ बैलेंस होगा, इधर क्या आया था सर? लायबिलिटी डेबिट साइड में लिख रहे थे, इधर एसेट लिख रहे थे। देखो ना, ऊपर अभी बनवाया था, सारा एसेट लिख दिया, लायबिलिटी लिख दिया, इनकम और एक्सपेंस तो लेके आए नहीं, सीधा प्रॉफिट लेके आए। बताओ, इधर इनकम था इधर एक्सपेंस था, यानी कि डेबिट साइड में प्रॉफिट आएगा। ठीक, आ जाओ टू नेट प्रॉफिट। आप बोलोगे सर लॉस हुआ तो लॉस इधर आएगा, नेट लॉस, और ये हो जाएगा टैली। ठीक, क्या फर्क है कंसोलिडेशन मेथड में? सर कंसोलिडेशन मेथड में एसेट लायबिलिटी के साथ सारा बारी बारी इनकम भी और एक्सपेंस भी लाते हैं। पीएल मेथड में एसेट लायबिलिटी लाते हैं, सारा इनकम एक्सपेंस उठा के लाने की जरूरत नहीं, सारा इनकम लाओगे एक्सपेंस लाओगे, नेट में इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट ही तो होता है। एक काम करो, उसका सीधा प्रॉफिट ही उठा के लेके आ जाओ। ठीक, आपका जो इंस्टीट्यूट का बुक है उसमें सिर्फ थर्ड एंट्री दिया हुआ है, ये रहा, ये दो एंट्री नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है नहीं, ऐसा नहीं। लॉजिक समझ में आया? सब लेके आएंगे तभी तो टैली करेगा। ये दो एंट्री डालनी ही पड़ेगी, पर जब इंस्टीट्यूट पास्ट में लेजर पूछता है ये ब्रांच अकाउंट का, फिर एंट्री बराबर डाल के देता है, एसेट लायबिलिटी भी देता है, इधर एसेट लायबिलिटी भी डाल के देगा, पर एंट्री में नहीं दे रखा है। देखना जरा,
ये देखना जरा, प्रॉफिट लेके आया तो सीधा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, यही लॉस लेके आया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता टू ब्रांच, ये तो सीधा नेट प्रॉफिट लेके आ गया। एसेट लायबिलिटी का भी दिखाएंगे, समझ में आया? चलो, ये है अपनी बात। डिफरेंस समझ में आया दोनों मेथड में? सर एसेट लायबिलिटी तो दोनों में लेके आ रहे हैं, एक में क्या है पूरा इनकम एक्सपेंस की भी एंट्री डालते हैं कंसोलिडेशन मेथड, उसमें क्या क्यों डालते हैं, क्योंकि उसने अपना पीएल नहीं बनाया, हमें नहीं पता नेट प्रॉफिट, हम अपने में डाल के निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा मेथड में पीएल बना है उसके पास, तो नेट प्रॉफिट उठा के लेके आ जाएंगे और क्या। चलो एक क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला पॉइंट अभी आगे आएगा, ठीक है? तब तक फोर्थ टॉपिक पे आ जाओ, लास्ट टॉपिक पे, उसी क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, डोंट वरी, इस पे अलग से जर्नल एंट्री आपसे पूछेगा नहीं, पूछा तो ये रहा फॉरेन ब्रांच। लास्ट है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच जब भी आए याद रखना AS11 भी कुछ कहता है एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या हुआ, ब्रांच आउटसाइड कंट्री, कंट्री से जो बाहर है, जैसे कि मान लो हमारा होम ऑफिस जो होम ब्रांच है, हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में है, इंडिया में। हमारे ब्रांचेस सिंगापुर में भी है, दुबई में भी है, अमेरिका में भी है, ये सारे क्या है, सारे फॉरेन ब्रांच है। जो इंडिया से बाहर है, डोमेस्टिक कंट्री से बाहर है, ठीक, वो सारे फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटीग्रल, दूसरा नॉन इंटीग्रल। ये चीज मैंने दोबारा लिखवा रहा हूं, पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है? इंटीग्रल क्या होता है, जरा मीनिंग कोई बताएगा मुझे? सर इंटीग्रल ना हमारा ही बिजनेस का एक्सटेंशन है, वो सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं रहता, ऐसा लगता है हमारे बिजनेस का एक्सटेंशन है, हम सामान भेज रहे हैं तो वो बेच रहा है हमारे भी यहाँ पे, जो भी कमाता है हमें भेज देता है, ठीक, उसकी जो ट्रांजेक्शन है ना, दे आर द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी ट्रांजेक्शन, ठीक है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो इंडिया में है ना, उसी का एक्सटेंशन मानते हैं फॉरेन वाले को, ठीक। ट्रांजेक्शन को क्या कंसीडर करते हैं, ट्रांजेक्शंस आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। पर ये क्या है, ये सेपरेट एंटिटी है, इनका ट्रांजेक्शन अलग होता है, ये हमारी बिजनेस एंटिटी का, हमारी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, इनका एक्सटेंशन नहीं माना जाता, माना जाता है दे आर द सेपरेट एंटिटी, ठीक। दीज आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। इसको हम क्या मान रहे थे, अपने बिजनेस का भाई साहब एक्सटेंशन है ये, पर इसको क्या मानते हैं, जैसे कि सेपरेट एंटिटी हो, जो ट्रांजेक्शन वो करते हैं वो इसी बिजनेस का पार्ट नहीं मानते, वो मानते हैं भाई उनका ट्रांजेक्शन है, ठीक है? ट्रांजेक्शन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, transactions are not considered as a part of reporting entity, ठीक।
ज्यादातर इंटीग्रल ब्रांच कैसे दिखते होंगे सर? डिपेंडेंट विदेश में तो है डिपेंडेंट ब्रांच की तरह है, ठीक। नॉन इंटीग्रल ब्रांच ज्यादातर कैसे दिखते हैं? एग्जांपल जैसे कि सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इनके रूप में एंटिटी जो है ये क्या है? नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की तरह दिखते हैं, ठीक। चलो, कन्वर्जन रूल पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था? कन्वर्जन रूल फॉर कन्वर्टिंग ट्रायल बैलेंस। उनकी ट्रायल बैलेंस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन करेंसी में बनानी पड़ी तो, क्योंकि उनकी तो सारे बैलेंस जो है वो फॉरेन में है, तो फॉरेन करेंसी में होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जरा ये आप लोग का रिवीजन हो रहा है, ठीक है, AS11 से बोलो फटाफट से, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, ठीक। नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल, सबसे पहले मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम, पता है मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करते हैं, बैलेंस शीट डेट पे। याद है आपको क्लोजिंग रेट मतलब जो बैलेंस शीट डेट वाले रेट होगा, यहाँ पे भी क्लोजिंग रेट। मॉनेटरी आइटम का जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है उसके लिए जरा AS11 रेफर करें, पढ़ाया था वहां पे। These are the asset or liability that are receivable or payable in fixed and determined amount of money, ठीक। ताकि मुझे लेने हैं एसेट के रूप में है या फिर मुझे कुछ ऑब्लिगेशन है पे करने लाइबिलिटी के रूप में, पर क्या है? अमाउंट फिक्स है, जैसे डेटर, क्रेडिटर, BRBP, लोन गिवन, लोन टेकन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, बॉन्ड डिबेंचर, ये सारे कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा था नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम ये क्या है? फिक्स एंड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ मनी में रिसीव या पे नहीं होने वाले, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, वो तो हम यूज करेंगे ना, वो कोई फिक्स एसेट हमें मिलने वाला तो है नहीं कैश में, यूज करने वाले, ये कैसे करते हैं? तो नॉन इंटीग्रल में तो क्लोजिंग रेट पे करते हैं, पर इंटीग्रल है तो एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट मतलब जिस दिन ये खरीदाए थे, जिस रेट से खरीदा गया था उसी रेट से कन्वर्ट करेंगे। तीसरा, यहाँ पे डिप्रिसिएशन यहीं पे लिख दो। बताओ फटाफट से, डिप्रिसिएशन सर जिस रेट से एसेट कन्वर्ट हुआ है, यानी कि अगर नॉन मॉनेटरी आइटम यहाँ तो क्लोजिंग रेट से हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन भी क्लोजिंग रेट से होगा। रेट यूज्ड टू कन्वर्ट PP, इधर बताओ सर, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्चुअल रेट से कन्वर्ट हुआ होगा, तो डिप्रिसिएशन भी एक्चुअल रेट से ही कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब ये। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। चौथा, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है,
पर हमें नहीं मालूम कब खरीदा, किस रेट से खरीदा। हम मानते हैं साल के अंत में खरीदा होगा। साल के अंत का रेट को क्लोजिंग रेट बोलते हैं, तो क्लोजिंग रेट पे हमेशा होता है। अच्छा सर, ओपनिंग स्टॉक बताओ फिर। जैसे क्लोजिंग रेट स्टॉक को मानते हैं अंत में खरीदा, ओपनिंग स्टॉक को क्या मानेंगे, पिछले साल, कि पिछले साल के अंत में खरीदा होगा, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में, तो ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बैलेंसेज बैलेंसेज जैसे कि यहां देखो, ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस अकाउंट होता है। ब्रांच के बुक में गुड्स कितना रिसीव्ड हुआ है हेड ऑफिस से, ये होता है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इंडियन करेंसी में एचओ के बुक में पड़ रहा होगा। ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस मान लो $80,000 है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। एचओ की बुक में देखेंगे कि ब्रांच का कितना अकाउंट है। हम क्या मानते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट पेंडिंग ना हो, अंत में कोई कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट ऐसा कुछ ना हो, तो एचओ के बुक में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच के बुक में एचओ का अकाउंट सेमी बैलेंस से रहेगा। ठीक, नो नीड टू कन्वर्ट, ये दोनों नो नीड टू कन्वर्ट। फिर कहां से पता चलेगा? सर एचओ का बुक में इनकी बैलेंस तो होगी, वो इंडियन करेंसी में होगी क्योंकि हेड ऑफिस इंडिया में, वहां से उठा लेंगे फ्रॉम बुक ऑफ एचओ। एचओ का बुक देख लेंगे, गुड्स रिसीव मान लो ब्रांच ने दिखाया है डॉलर में, हमें नहीं पता, तो हेड ऑफिस के बुक में देख लेंगे इसने कितने का गुड्स भेजा है, हो गया। ये डू, डू का मतलब सेम जैसे यहां पढ़ा है वही चीज यहां लिखना है। चलो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बैलेंस करेंगे तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है। ठीक है, कन्वर्ट करने की वजह से डिफरेंस अराइज होता है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस है, वो क्या करते हैं सर, नॉन इंटीग्रल है यहाँ है, इंटीग्रल यहाँ, इंटीग्रल के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। नॉन इंटीग्रल के केस में फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब चलो फुल फॉर्म में ही लिख देता हूँ, पहली बार लिख रहा हूँ तो। AS11 में तो शॉर्ट फॉर्म में काम चला लिया था, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में काम नहीं चला सकते। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ठीक, और ये कहाँ दिखता है? तो सर ये बैलेंस शीट में दिखेगा। कब तक दिखेगा? हमेशा पड़ा रहेगा। ये बैलेंस कब तक पड़ा रहेगा? जब तक ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बिक ना जाए। जिस दिन बिक जाएगा इसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पीएल में। ठीक है, अंटिल डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ठीक, बहुत नोट्स लिखवा दिया हम लोग, 22 पेज पे है, बस ये मोर देन काफी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं जिसमें दोनों हो, ब्रांच का अकाउंट जो ऊपर पढ़ाया था ये ये भी हो, और साथ ही में हमको जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, कन्वर्जन रूल जो हमने पढ़ा है, ये भी हो। बढ़िया क्वेश्चन एक बुक में दे रखा है इंस्टीट्यूट के। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन। एक और चीज लास्ट लिख लो, अगर बताया ही नहीं सर एग्जाम में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, तो एज्यूम करना पड़ेगा। नोट,
अगर एग्जाम में बताया ही नहीं इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें तो एज्यूम करना पड़ेगा। नोट, इन ऑब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, लॉजिकली बोलूँ ना, तो अब इंस्टीट्यूट देता है लिख के। पहले कोई कोई क्वेश्चन थे बुक में जहाँ पे बताया ही नहीं इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल, ठीक, क्लियर बोलना पड़ेगा, ठीक। और नहीं बताया तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन बताया नहीं कौन सा टाइप का है, वी हैव टू टेक अप्रोप्रिएट एजम्पशन। चलो, ये बस लाइन लिखवाना था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वॉशिंगटन ब्रांच ऑफ XYZ मुंबई, ये है अपना मुंबई में हेड ऑफिस खड़ा, कंपनी XYZ का, ठीक। और वॉशिंगटन ब्रांच, अब वॉशिंगटन कहाँ पे, USA में, तो हो गया फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। उसका ट्रायल बैलेंस दिया है, हेड ऑफिस का अकाउंट इतना है, सेल्स अकाउंट ये रहा, डेटर क्रेडिटर, मशीनरी कैश ये और ये, गुड्स फ्रॉम HO, गुड्स कितना HO से मिला ये। आप आगे देखो, इन ऑप्शंस ऑफ इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट स्टूड, हेड ऑफिस के बुक में ना ब्रांच अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है सर। और बताइए, गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट अ कॉस्ट प्लस 10%, ब्रांच सेल द गुड एट अ इनवॉइस प्लस 25%, ठीक। ये बढ़िया लाइन है। ये रहा HO, ये रहा ब्रांच, ये कितने भेजता है इसको, मान लो इसका कॉस्ट है 100, तो उसमें सर 10% यानी कि 110 पे, ये आगे कितने बेचता है, तो 110 में 25% और जोड़ के बताइए, 110 का 25%, सर 27.5 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन रखता है, तो 137.5 रुपीज सेल प्राइस होगा। ब्रांच इतने भेजता है, ब्रांच के लिए कॉस्ट कितना है 110। चलिए ठीक, इतना ये जरूर बना लिया करो, इससे मिस्टेक नहीं होता। एक्सचेंज रेट दिया है, ये साल के शुरुआत में ओपनिंग रेट, ये किस लिए काम आएगा, ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करने के लिए। साल के अंत में क्लोजिंग रेट, सारे मोनेटरी आइटम इसी रेट से कन्वर्ट होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इसी रेट से कन्वर्ट होता है। एंड देखेंगे नॉन मोनेटरी के लिए क्या है, एवरेज रेट। एवरेज रेट जब बोल ही दिया तो हमने नोट्स में इनकम एक्सपेंस लिखना भूल गए हैं, ठीक है। मेरे पास तो स्पेस है, आप नीचे लिख लेना, स्पेस है तो नहीं, पर वो टेक्निक है जिससे स्पेस बन जाए। चलो, फिर तो हम इसको 6 नहीं करते, 6 नंबर यहाँ है, 7 नंबर, 8 नंबर, इनकम एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस के लिए एएस कहता है कि इसको कन्वर्ट करना है एक्चुअल रेट से। अब बताओ, साल में कितने बार सेल हुआ होता है, ब्रांच में कितने बार खर्चा हुआ होता है, तो एक एक आइटम को कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए एस कहता है काम करो, एवरेज रेट ले लेना। साल का थ्रू आउट द ईयर एवरेज रेट क्या था, अगर एवरेज रेट ना दे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, एक्चुअल रेट या फिर एवरेज रेट, या फिर बताओ फटाफट से, एवरेज रेट। हाँ जी, कहाँ पे थे हम, ये रहा। तो एवरेज रेट दिया है, नहीं देता तो हम क्या करते, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, वैसे करोगे भी तो इतना ही आएगा। क्या जरूरी है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 उतना ही एवरेज हो, नहीं जरूरी नहीं है, वो तो शॉर्टकट है एवरेज निकालने का। एवरेज का मतलब होता है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ऑन एन एवरेज रेट कितना था। चलो, मशीन पे डिप्शन 5% है, और ब्रांच मैनेजर को कितना कमीशन देते हैं, 5% ऑन प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, जितना ही ब्रांच कमाएगा 5% हमें मैनेजर को कमीशन देना होता है। सबसे पहले
ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाइए डॉलर में। जब डॉलर में बनाना है तो कन्वर्ट करने का झंझट नहीं। दूसरा, कन्वर्ट ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और फिर ब्रांच अकाउंट भी बनाओ। ओ माय गॉड, ये देखना जरा है ब्रांच अकाउंट। मैंने आपको ब्रांच अकाउंट का अभी अभी लेजर बनवाया है। हाँ जी, ये रहा ब्रांच अकाउंट का अभी अभी लेजर बनवाया है। सर अगर ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बना लूंगा तो क्या मुझे ये आइटम, ये लेजर बनानी पड़ेगी जिसमें आपने पढ़ाया था कि सारे इनकम एक्सपेंस को भी लेके आना है? तो लेजर में तो सारे इनकम एक्सपेंस दिखाने पड़ेंगे। सर ये नहीं बनानी पड़ेगी। ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद काम आसान हो जाएगा। हमें ये लेजर बनाना पड़ेगा जहां पे सिर्फ प्रॉफिट डाल सकते हैं, इनकम एक्सपेंस को नहीं डालेंगे। वैसे भी इस ब्रांच के पास खर्चे ही कितना है, एक दो आइटम है, डाल भी देते अगर दूसरा टाइप भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। पर हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। क्यों सर? ये देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड में आपने पढ़ाया था कि ब्रांच का जब ऑलरेडी पीएल हम बना रहे हैं तो सीधा पीएल उठा के लाएंगे ब्रांच अकाउंट पे। तो ये लेजर बस पूछ रहा है और क्या। इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, ऑब्वियस सी बात है। चलो जरा इसको करते हैं फटाफट से। सबसे पहले पूछा है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट किस में? डॉलर में। बताओ ट्रेडिंग पीएल का कोई फॉर्मेट है क्या? सर ये तो वही टी फॉर्मेट है बच्चों वाली जो हम छोटे में पढ़ते थे। लिख दो पर्टिकुलर्स। डॉलर में बनाने के लिए तो ध्यान ही नहीं देना इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल। जब कन्वर्ट करेंगे तब ध्यान देना है। देखेंगे, यहाँ तो बताया नहीं, मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक? चलो क्या आता है सर? इधर ओपनिंग स्टॉक आता है, पर ओपनिंग स्टॉक कुछ है क्या ब्रांच के पास? देखिए जरा, ये रहा ना ट्रायल बैलेंस, इसी में दिख जाएगा आपको। देखो 1 जनवरी को जो स्टॉक है यही है ओपनिंग स्टॉक। इधर आता है जितना भी ब्रांच परचेज करे, ब्रांच तो बाहर से परचेज ही नहीं कर रहा है, किससे गुड्स मंगा रहा है? एचओ से। तो उसके लिए वो भी परचेज जैसा ही है, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। कितने का गुड्स मंगवाया? $64,000 का। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? देखना जरा, ट्रेडिंग में तो डायरेक्ट एक्सपेंस आता है नहीं, सिर्फ एक्सपेंस बोले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। ओके सर, इधर आता है सेल्स ब्रांच का। सेल्स कितना दे रखा है बताएंगे जरा एक साथ? 84,000। और सर इधर तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है और इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर कहीं दिया हुआ है? नहीं। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में देता तो ठीक है, हम डाल देते, पर क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं। सर क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक। ये तो सर बैलेंसिंग फिगर रख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं अभी समझ में आएगा आपको। ब्रांच ने 84,000 का सेल किया है, ब्रांच का सेल प्राइस क्या है? 137.5। उसमें प्रॉफिट कितना कमाता है ब्रांच बेच के? 27 रुपीज। ठीक, यही प्रॉफिट जीपी है ना ब्रांच के लिए। ब्रांच 110 में खरीदता है तो ये कॉस्ट हो गया, ये सेल प्राइस हो गया, और ये ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई 137.5 इंटू 27.5 करके बताएंगे जरा एक साथ। यार 16,800, 16,800। चलो
प्लस 64,000 प्लस 11,200, 92,000 आया ये, माइनस 84,000, तो ये आ गया 8,000। करेक्ट। चलो, क्या क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी? नहीं, सीधा डाल दो। अच्छा, करना हो तो इतना मेहनत ही क्यों करना सर, बाई चांस करना हो। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सेल्स 84,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट है 16,800। पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक 11,200 दिया है, परचेज, परचेज का मतलब जो गुड्स हमें एचओ से मिल रहा है हमारे लिए, तो वही परचेज है। आई थिंक फिगर यही है ना, 11,200 64,000। हाँ, बताओ क्लोजिंग स्टॉक। आया 8,000। पर ये कैलकुलेशन क्यों करने की जरूरत नहीं सर, जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सिखा दिया तो ये तो बैलेंसिंग फिगर रख देंगे, टाइम बचेगा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला सर? ये जो है ना कि एचओ कितने में सेल किया, मैं कितने में सेल किया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हमेशा 100 से एज्यूम कर लेंगे एचओ का कॉस्ट 100, फिर सारा कैलकुलेशन डाल देंगे। बताओ, मुझे 110 पड़ा तो मेरे लिए 110 कॉस्ट है, मैंने आगे 137.5 में बेचा, तो जो डिफरेंस है ना 27.5 रुपीज का, यही तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक, ये रहा सेल। अगर ये सेल है जो कि 137.5 के बराबर है, तो 27.5 के बराबर कितना आएगा? ये रहा। चलो, जीपी को क्या करते हैं, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट को इधर लेके आते हैं। 2, खर्चे में क्या है? एक तो एक्सपेंस कितना है सर? 5,000। दूसरा, याद है एक डिप्रिसिएशन कह रहा था, कितना कह रहा था डिप्रिसिएशन? आई थिंक 10% ऑन मशीनरी। 10%। मशीन कितनी की है? 24,000। इसका 10% कितना होता है? 2,400। ये याद है, कमीशन भी देना है मैनेजर को। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। सर कमीशन कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं, ये लो वर्किंग नोट नंबर 3। ये वर्किंग नोट नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। मैनेजर्स कमीशन, पता है मैनेजर को कमीशन कितना देना है? जो भी ब्रांच प्रॉफिट कमाएगा उसका 5%। ये देखो, ब्रांच का प्रॉफिट कैसे आएगा बिफोर कमीशन? 16,000। इसमें से ये खर्चे घटा दो, ये खर्चे घटा दो, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। इसका 5%। चलो, अब जरा करना। ये रहा, ये तो डॉलर में है। ठीक, अब हमें बोला है ट्रायल बैलेंस बनाइए और ट्रेडिंग पीएल बनाइए इंडियन रुपीज में। ट्रायल बैलेंस में बना देता हूं, किसमें? रूपी में। इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा ये इंटीग्रल है कि नॉन इंटीग्रल, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला है। वैसे जब ये पूछता है ना, तो इधर ही कहीं लाइन में बोलता है एज्यूमिंग इट इज इंटीग्रल ऑपरेशन, एज्यूमिंग इट इज अ नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन।
सर ऐसा है तो इसमें क्यों नहीं बोला? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसमें पहले से नहीं था तो अभी तक नहीं बोला, तो हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी। ठीक एजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, ये इंटीग्रल भी है नॉन इंटीग्रल भी है, कोई दिक्कत नहीं, बस कन्वर्जन रूल में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा और एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट में फर्क पड़ जाएगा। यहां देखो, ये क्या करता है, सिर्फ गुड्स हेड ऑफिस से ले रहा है। क्या इसने कोई एक्सटर्नल परचेज किया है? नहीं, हेड ऑफिस ही इसको गुड्स बेचता है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये इंटीग्रल ऑपरेशन है, इसको ध्यान में रखिए। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ना। ना आप बोलोगे सर ये तो गुड्स रिसीव सिर्फ हेड ऑफिस से कर रहा है, ये तो नॉन इंटीग्रल में भी होता है। बिल्कुल होता है, आप नॉन इंटीग्रल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एजम्पशन आपको अप्रोप्रिएट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अंत में लिख देंगे। पर्टिकुलर्स, एक्सचेंज रेट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। चाहो तो फॉरेन करेंसी का भी डाल सकते हो, 2 कॉलम और लगेंगे, पर उतना करने की जरूरत नहीं, स्पेस ही नहीं मैनेज होगा। ठीक ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हेड ऑफिस का अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है। मैंने क्या बोला आपको कि हेड ऑफिस को अकाउंट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्यों? सर ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट है, इसका इंडियन रुपी में कैसे आएगा? क्या हेड ऑफिस के अंदर ब्रांच अकाउंट है? ये रहा, ब्रांच में हेड ऑफिस का जितना बैलेंस है, हेड ऑफिस में ही ब्रांच का उतना ही होनी चाहिए। कितना है? तो सर ब्रांच का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, 8,60,000। दूसरा है सेल्स। सेल्स क्या है? तो सर सेल्स ना रेवेन्यू है, क्लोजिंग एवरेज रेट से कन्वर्ट होता है, ठीक है। ना लिख के मैं सीधा रेट ही लिख देता हूं, 47। अब बताओ देखो ओपनिंग 46 है, क्लोजिंग रेट 48 है, एवरेज 47 है। चलो 84,000 इंटू 47, 39, 48। उसके बाद डेटर क्रेडिटर, ये क्या है? मोनेटरी आइटम है सर, और मोनेटरी आइटम की वैल्यूएशन होती है क्लोजिंग रेट पे, दैट इज 48। डेटर एंड क्रेडिटर 48 पे इनकी वैल्यूएशन होगी। डेटर कितना है? 4,800 इंटू 48, 2,30,400। अच्छा क्रेडिटर कितना है? सर ये 3,400 इंटू 48 करोगे तो 163,200 आएगा। नेक्स्ट मशीनरी, सर मशीनरी नॉन मोनेटरी आइटम है, इंपॉर्टेंट बात तो यहां आ गया। मशीनरी, मशीनरी क्या है? सर नॉन मोनेटरी आइटम है। अगर मैंने इंटीग्रल ऑपरेशन माना है, नॉन इंटीग्रल मानता तो 48 के रेट से कन्वर्ट करता क्लोजिंग, इंटीग्रल माना है तो मुझे एक्चुअल रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखना मशीन कब बाई हुआ था? सर जब भी बाई हुआ था मशीन, कह रहा है उस समय रेट 40 था, तो 40 के रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना है मशीनरी की वैल्यू? सर मशीनरी है 24,000 इंटू 40। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, ये क्या है? सर ये तो मोनेटरी आइटम है, 48 के रेट से कन्वर्ट होगा, 1200 इंटू 48, 57,600। नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट है स्टॉक, पर ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग रेट से कन्वर्ट होगा, कितना है? 11,200। ओपनिंग रेट कितना है? 46,
तो 11,200 इंटू 46। नेक्स्ट बताओ सर। नेक्स्ट है गुड्स फ्रॉम एचओ। ओ माय गॉड, गुड्स फ्रॉम एचओ, गजब का चीज आ गया। बताओ किस रेट से कन्वर्ट करेंगे? सर गुड्स फ्रॉम एचओ को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ब्रांच ने हेड ऑफिस से कितना मंगवाया है तो डॉलर में दिया है, तो हम हेड ऑफिस के बुक में देख लेंगे कि इसने ब्रांच को कितना भेजा है। ठीक है सर, हम हेड ऑफिस के बुक में देख लेंगे। बताओ हेड ऑफिस का ये रहा बुक, ब्रांच के भीतर देखना इसने ब्रांच को कितना भेजा है। ये इतने का सामान भेजा है, ये रहा 2926, 2926। चलो नेक्स्ट सर, एक्सपेंस 5000 का है। एक्सपेंस एंड इनकम एवरेज रेट से कन्वर्ट होते हैं। एक्सपेंस एवरेज रेट से कन्वर्ट होंगे 5000 इंटू 47। ये टोटल करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस आएगा कुछ, जो भी बैलेंस नहीं बनेगा वो क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। फिर ये जो आएगा ना, तो ये टोटल आ जाएगा। करो जरा, डेबिट में 2,34,000 प्लस 9,60,000 57,600। क्रेडिट में बताओ 8,60,000। कहाँ पे डालना पड़ेगा सर? डेबिट साइड में कितना डालना पड़ेगा? 47,000। फिर ये टोटल हो जाएंगे। मैंने क्या माना है सर? आपने माना है कि इंटीग्रल ऑपरेशन है, तो इंटीग्रल ऑपरेशन है तो ये एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करूंगा, एक बार बोलेंगे जरा एक साथ। सर एक्सचेंज डिफरेंस को आप पीएल में लेके जाओगे। ठीक एक्सचेंज डिफरेंस को आप पीएल में लेके जाओगे, पीएल के डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। चलो अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा यही पूछा है ना, ट्रेडिंग पीएल लिखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसमें? रूपी में। इतना काफी रहेगा क्या? काफी रहेगा। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक, इधर क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ये तो सर कुछ है क्या? हाँ है, और हमने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रखा है। कितना है? 5,15,200। और क्या आता है सर? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। इंडियन करेंसी में बोले तो ये रहा 2926। और क्या है सर? सेल्स है, सेल्स भी है। कितना है? 3948। और क्या है सर? इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता है और इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है। सर क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था डॉलर में 8,000, और आपने पढ़ाया है कि क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट से वैल्यू करते हैं जब इंडियन करेंसी में लेके आते हैं। ठीक है 8,000 इंटू 48। चलो ग्रॉस प्रॉफिट को ही बता दो।
3948। आप बोलोगे सर इस बार आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे नहीं निकालोगे, नहीं, वो तो सारे फिगर डॉलर में था तो निकाल के क्लोजिंग स्टॉक निकाला। अब ये कन्वर्टेड फिगर है, ठीक, जिसमें कुछ कन्वर्ट हुआ है ओपनिंग रेट पे, कुछ कन्वर्ट हुआ है एवरेज रेट पे। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाई टू, एक्सपेंस लिखेंगे 5000 का था, एवरेज रेट से कन्वर्ट किया था 2,35,000। टू डेप्रिसिएशन, टू मैनेजर्स कमीशन, बताना जरा, डेप्रिसिएशन $470 था, ठीक, उसी रेट से कन्वर्ट होता है जिस रेट से एसेट कन्वर्ट हुआ है। मैनेजर कमीशन, अच्छा डेप्शन इतना नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, ये इरेज करो, डेप्रिसिएशन सबसे साथ 2400 आई थिंक। हाँ, इसको करो 40 के रेट से कन्वर्ट। इंपॉर्टेंट बात, मैनेजर कमीशन ये 470 था ठीक, मैनेजर कमीशन क्या है सर, अंत में देना पड़ेगा कमीशन, तो इसको हमें किस रेट से कन्वर्ट करना चाहिए था, क्लोजिंग रेट से, ठीक। अगर आप इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन भी देखेंगे जो इंस्टीट्यूट करता है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो मैनेजर कमीशन को क्लोजिंग डेट से कन्वर्ट किया है, ठीक, कितना आएगा, क्योंकि कमीशन की लायबिलिटी इनकर्ड ही हुआ है साल के अंत में, कमाएंगे तो देंगे चलो फिर तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, $890,800, $890,800, $537,240, करेक्ट। तो ये आ गया अपना इंडियन रुपी में पीएल। क्या कुछ गड़बड़ घटा लिया क्या हमने, अच्छा एक्सचेंज डिफरेंस तो डाला ही नहीं, ओ माय गॉड, टू एक्सचेंज डिफरेंस, इसको जरा इरेज कर दो। अभी पढ़ाया था ना, क्या करेंगे इस एक्सचेंज डिफरेंस को सर, पीएल में लेके आएंगे, लेके आओ जरा पीएल में, $47, फिर जो आया 490, 240। सी नंबर ब्रांच अकाउंट भी बोला है, ब्रांच अकाउंट आपको पता है ब्रांच का ऑलरेडी बैलेंस कितना है एचओ के बुक में, सर मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं आपसे पहले देख के बताता हूं। ये रहा ब्रांच का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 860, ठीक। जितने भी एसेट है इधर लिखते हैं, बाई मशीनरी, बाई डेटर, बाई स्टॉक, बाई कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लायबिलिटी इधर लिखते हैं लायबिलिटी में क्रेडिटर था, अंत में जो मैनेजर कमीशन है तो क्या पे हुआ होगा, नहीं,
मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो उससे पहले ही बन चुका है और हम कैश एंड बैंक उठा रहे हैं ट्रायल बैलेंस का। अगर इसको मानेंगे पे हो गया होगा तो कैश एंड बैंक से घटाना पड़ेगा। ठीक, और इधर आया नेट प्रॉफिट है ना अपने केस में, नेट प्रॉफिट। क्या सेम चीज पढ़ाया था अभी? जरा एक साथ स्वर लगा के बोलेंगे। ये रहा सारे एसेट इधर लिखेंगे, सारे लायबिलिटी इधर, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा जो बुक में है, एचओ के बुक में ब्रांच का ऑटोमेटिकली। अब डालो जरा, ये है 22,560 क्रेडिटर। सर क्रेडिटर है 163,200। नेट प्रॉफिट अभी अभी निकाला है सर 490,240। चलो मशीनरी, सर मशीन का वैल्यू 8 लाख कितना था, 9 लाख 960, जिसमें से डिप्शन घट गया 96, तो 9,60,000 माइनस 96, अंत में तो डिप्रिसिएशन घट गया है ना, तो यह 864। डेटर बैलेंस शीट से उठाते हैं, क्लोजिंग डेटर कितना है 23400। स्टॉक बताओ, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 384। कैश एंड बैंक ये रहा 57,600। करना जरा, इधर करो, इधर भी उतना ही आना चाहिए। आप समझो ये टैली कैसे कर रहा है। सर ट्रायल बैलेंस में क्या था, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में क्या था? सर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इतने ही आइटम थे, ध्यान से देखना आप। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ठीक सर एसेट लायबिलिटी लेके आए, ये रहा सारे एसेट, सारे लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, उसके बदले सर नेट प्रॉफिट ले लिया, हो गया इनकम एक्सपेंस। और क्या था सर? और था एचओ का अकाउंट। ठीक, और दूसरा सर और था एचओ का अकाउंट और साथ ही में गुड्स रिसिप्ट। तो सर गुड्स रिसिप्ट, एचओ का अकाउंट, ऑलरेडी ये आया है, उनको एडजस्ट करके देखेंगे जरा। ये देखो ये कैसे आया है, ओपनिंग में गुड्स रिसिप्ट और एचओ का अकाउंट जो एचओ ने हमको भेजा है। तो कहने का मतलब अगर ये डालते हो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री हमसे पूछा नहीं, पूछा होता तो फॉर इनकॉर्पोरेशन प्रैक्टिस करवा देते हैं ना आपको। सबसे पहले सारा एसेट, एसेट के लिए मैंने क्या बोला था सारा एसेट डेबिट टू ब्रांच। देखना जरा, मशीनरी डेबिट, डेटा डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट टू ब्रांच लिखते, मशीनरी 864, डेटर अमाउंट तो डाल लोगे ना आप 23400, फिर 384 एंड कैश एंड बैंक कितना है
क्रेडिट, दूसरा लायबिलिटी के लिए सर ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो सारे लायबिलिटी लेके आते हैं तो एक तो क्रेडिटर है, दूसरा आउटस्टैंडिंग कमीशन है। चलो, ये रहा कमीशन, ये रहा क्रेडिटर। अगर बाई चांस जर्नल पूछ दे तो बच्चे मैं तो अभी पढ़ाया हूं आपको। थर्ड, इनकम एक्सपेंस लेके आएंगे क्या बारी बारी सारी? नहीं। क्यों सर? ट्रेडिंग पीएल बनाए, सीधा प्रॉफिट उठा के लेके आओ। ठीक। ब्रांच अकाउंट डेबिट प्रॉफिट का केस है ना? देखो प्रॉफिट का केस है, ये रहा नोट्स। प्रॉफिट का केस है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 490 240, 490 240। बस जर्नल एंट्री नहीं पूछा था, पूछता तो ये भी कर दिया। लेजर पूछा था, लेजर बना दिया हमने। ठीक है। चलिए, आई थिंक अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है। ब्रांच अकाउंट एंड होता है, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ब्रांच अकाउंट इससे पहले भी आपने कभी पढ़े होंगे, या फिर जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, ये आप बताओ क्या ब्रांच पे सारे कंसेप्ट क्लियर हुए? ठीक, क्लियर हुआ ब्रांच में क्या क्या पढ़ने थे, कैसे पढ़ने थे, कौन सी एंट्री क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? अगर आपको ब्रांच अकाउंट पढ़ के समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको कैसा लग रहा है ब्रांच अकाउंट, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। इससे मुझे भी आइडिया होगा, क्योंकि ब्रांच थोड़ा ना बड़ा चैप्टर है, तो पता होना चाहिए कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बच्चे को कोई गड़बड़ तो है नहीं, कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर आपको लिखना है ठीक, कि आपको ब्रांच अकाउंट पढ़ के कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, लिमिटेड टाइम है, थोड़ी पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो, जम के मेहनत करो। हेल्प करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, करता रहूंगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है, इस पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टेंट तो नहीं शायद रिप्लाई कर पाऊंगा, लेकिन एज सुन एज मैं मैसेज देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग को रिप्लाई कर देगा। पढ़ते रहो, लाइफ को एंजॉय करो, खुशी से रहो, पढ़ाई करो, ऐसा कंसेप्ट को क्लियर करो कि पढ़ने के बाद बिल्कुल समझ में आए, मजा आए कि हाँ जिसने लिखी है ये कंसेप्ट सोच समझ के लिखा है, ऐसा नहीं कि मुझे याद करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो।